आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगेंद्र एकेडमी के ऊपर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्तमान में चर्चा में बना हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA, जिसे अभी केंद्र सरकार लेकर आई है चुनाव से एन वक्त पहले। तो इस अधिनियम को लेकर बहुत से लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि इससे लोगों की नागरिकता जा सकती है, तथा कुछ लोगों के बीच में खुशी की लहर है क्योंकि उन्हें इस अधिनियम के तहत नागरिकता मिलने वाली है। कुछ राजनेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस अधिनियम के प्रति भ्रांतियां फैला रहे हैं कि इससे नागरिकता जा सकती है। तो मैं आपको ये पूरा नियम खोलकर विस्तार से समझाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके लाया गया है। अपना नागरिकता देने का अधिनियम 1955 में बना था, उसके अंदर संशोधन करके ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया है। इसके अंदर योग्य धर्म कौन होगा? इसके अंदर योग्य धर्म होगा हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। जो अवैध प्रवासी हैं, मतलब जो शरणार्थी बनकर भारत के अंदर रह रहे हैं, इसके अंदर एक धर्म मिसिंग है, वो है मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और ये भी नहीं है कि इन धर्म के शरणार्थी जो किसी भी देश के हों उनको नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है। इनमें केवल अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान से आए हिंदुओं को, हिंदू शरणार्थियों को ही नागरिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य है भारत के जो तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी देश हैं उनके अंदर जो गैर मुस्लिम प्रवासी हैं उनको नागरिकता की सुविधा देना। क्योंकि वो जो अभी मैंने आपके सामने नाम लिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो मुस्लिम देश हैं, यहाँ पर गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। इसलिए ये गैर मुस्लिम शरणार्थी बनकर कब भारत में आ जाते हैं, तथा बहुत से शरणार्थी अवैध रूप से भारत के अंदर रह रहे हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हैं जो भारत के अंदर शरणार्थियों के रूप में रह रहे हैं। इसलिए इनको नागरिकता की सुविधा जाएगी। जो गैर हिंद मुस्लिम हैं, मतलब जो हिंदू हैं, जो ये सिख, ईसाई, जैन, इन सभी को भी हिंदुओं के अंदर ही शामिल किया गया है। तो इसके अंदर योग्यता क्या होगी? सामान्यतः भारत की नागरिकता मिलती है 11 से 14 वर्ष तक भारत के अंदर रहने के बाद। मतलब जो 11 से 14 वर्ष तक लीगली रूप से भारत के अंदर रह रहा है उसको भारत की नागरिकता दी जाती है। लेकिन इसके अंदर संशोधन किया गया है कि जो धर्म निर्दिष्ट हैं, मतलब हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, ये जो धर्म दिए गए हैं, इनमें ये सीमा घटाकर 6 वर्ष कर दी गई है। मतलब पहले थी 14 वर्ष, अब इससे घटाकर कर दी गई है 6 वर्ष। मतलब जो 6 वर्ष से भी अब प्रवासी के रूप में रह रहा है, शरणार्थी के रूप में रह रहा है, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। इसके अंदर आपराधिक मामलों में भी छूट दी गई है। मतलब नामित समुदाय के सदस्यों को 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने पर विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1922 के तहत 20 के तहत आपराधिक मामलों में छूट दी गई है। मतलब ये जो दो अधिनियम है, इनके तहत यदि उन पे कोई आपराधिक मामला भी है तभी उनमें छूट दी गई है। वर्तमान में भारत का गृह मंत्रालय अवैध प्रवासियों को परिभाषित कैसे करता है, ये समझाया गया है। वर्तमान कानून तो ये है कि अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोक। और CAA में संशोधन करके क्या किया गया है कि अवैध प्रवासियों को विदेशियों के रूप में वर्गीकृत करना है जो वैध यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करते हैं या स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक रहते हैं। मतलब भारत के गृह मंत्रालय ने जो अवधि दी है कि इतनी समय तक रह सकते हो, उससे भी ज्यादा अवधि तक वो रह रहे हैं, तो वो अवैध प्रवासी हैं। फिर अपना अगला है CAA से जुड़े मुद्दे। मतलब CAA से जुड़े हुए मुद्दे क्या है जो राजनीतिक पार्टियां लोगों के सामने रख रही है। सबसे पहला मुद्दा ये है कि किसी विशेष समुदाय को लक्ष्य बनाना। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोगों में भ्रांतियां फैला रही हैं कि CAA केवल मुस्लिम धर्म को लक्षित कर रहा है कि मुस्लिमों का बहिष्कार किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो मुस्लिम देश है, तो उन पे वहाँ पे अत्याचार नहीं हो सकता, क्योंकि मुस्लिम देश मुस्लिमों पर अत्याचार कैसे करेगा। इसलिए ये धर्म केवल गैर मुस्लिम जो जिन पे अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पे उनको नागरिकता की सुविधा देने के लिए बनाया गया है। उत्तर पूर्व के मुद्दे क्या हैं ये देखिए। असम से समझौता से टकराव। असम लंबे समय से बांग्लादेशी शरणार्थियों से परेशान है, इसलिए वो बार बार आरोप लगा रहा है कि इनसे उनके जनसंख्या पर प्रभाव पड़ रहा है। मतलब उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, इसलिए वो वहाँ के संसाधनों पर अपना अधिकार कर रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं, तथा राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभा रहे हैं। तथा
अपने वोट बैंक से ये राजनीतिक निर्णयों को बदलने में भी भूमिका निभा रहे हैं। अगला अपना मुद्दा है सीए से जुड़ा अधिकारों का उल्लंघन। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। आलोचकों का तर्क यह है कि सीए समानता के सिद्धांतों और धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। मतलब जो अपना अनुच्छेद 14 है वो मानता है कि सभी को समानता का अधिकार है, लेकिन इस अधिनियम के तहत लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम धर्म तथा हिंदू धर्म के बीच में असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। अपना अगला मुद्दा यह है कि भेदभावपूर्ण प्रकृति। इसमें यह भेदभावपूर्ण प्रकृति है कि मुस्लिम धर्म के लोगों को तो बाहर रखा गया है और हिंदू धर्म के लोगों को अंदर रखा गया है, तथा जो बड़ी संख्या में भारत के अंदर शरणार्थी हैं, रोहिंग्या मुसलमान, उनको भी नागरिकता नहीं दी जाएगी इसके तहत। ये भेदभावपूर्ण प्रकृति बताई जा रही है राजनेताओं द्वारा। अपना अगला ये है कि प्रशासनिक चुनौतियां, मतलब इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाएगा, ये भी एक बड़ी दिक्कत है इसके अंदर। दूसरा है कूटनीति पर प्रभाव, तनावपूर्ण संबंध। मतलब अगर हम धर्म के आधार पर एक कानून बनाते हैं तो जो हमारे पड़ोसी मुस्लिम देश है उनके साथ भी संबंधों में खटास आ सकती है। तथा अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं कि कुछ इसमें छूट दी गई है कुछ धर्मों को, ताकि केवल अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आने वालों को ये अनुमति मिलेगी, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। तथा ये 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले भारत में प्रवेश किया है उनको नागरिकता दी जाएगी। मतलब जो 2014 के बाद शरणार्थी बन के आए हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। जो अफगानिस्तान संकट के समय आए, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। कुल जनजाति क्षेत्रों या इनर लाइन परमिटों में लागू नहीं। मतलब जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पे इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ये सीएए पूरा क्या है। इसके अंदर सीधा सा प्रावधान है कि गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत में नागरिकता देना, और इनकी समय सीमा 14 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई है। मतलब जो भी 2014 से पहले 6 वर्ष पूर्ण कर चुका है, जो गैर मुस्लिम है, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। और मुख्य मुद्दा जो राजनेताओं द्वारा बनाया जा रहा है वो ये है कि इसमें मुस्लिमों को बाहर रखा गया है। लेकिन ये बात समझने वाली है कि मुस्लिम देशों में मुस्लिमों के साथ तो ज़्यादा हो नहीं सकता, इसलिए अत्याचार हो रहा है गैर मुस्लिमों के साथ। इसलिए इस नियम में कुछ हद तक सच्चाई ये नजर आती है, क्योंकि गैर मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है इसलिए उनको नागरिकता की सुविधा दी जाए, ना कि मुस्लिमों को, क्योंकि वो तो वह पहले ही मुस्लिम देशों के अंदर रह रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान जो पहले ही अपने आप को मुस्लिम देश मानते हैं, इसलिए वहाँ पर उनको उनके साथ क्या अत्याचार होगा। तो मैंने आपको संपूर्ण रूप से इस अधिनियम के बारे में बताया, और आप वापस से एक बार इस वीडियो को देख सकते हैं तथा समझ सकते हैं कि राजनेताओं के द्वारा इस नियम के प्रति क्यों कैसे भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। धन्यवाद।